बात 1 मिनट एक खबर की। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की खबर से, जहां पर जातीय दंगे फैलाने की कोशिश हो रही है। इस सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री ने कैसे दिया, ये खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने चेतावनी दी कि इस तरह के षड्यंत्रों को पूरा होने नहीं दिया जाएगा। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं। सोशल मीडिया में हाथरस कांड के बहाने यूपी सरकार के खिलाफ कई खबरें चलाई गई। माना जा रहा है कि इसके पीछे योगी सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी और यूपी पुलिस को इसे लेकर अहम सुराग भी मिले हैं। यूपी के एडीजी ने खुद बताया कि इन पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है। जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गई और पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। और यूपी के हाथरस मामले में बड़ा खुलासा क्या हुआ है, 1 मिनट में ये खबर देखिए। अलीगढ़ के जेएनएम मेडिकल कॉलेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस की पीड़ित से रेप या गैंग रेप नहीं हुआ है। हालांकि पीड़ित के शरीर पर कई चोट के निशान जरूर हैं। हाथरस की पीड़ित पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में इन चौंकाने वाले खुलासों की विस्तार से जानकारी दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के बीच हाथरस में सियासत जारी है। रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथरस पहुंच गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और फिर इन कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठियां भी बरसी। समाजवादी पार्टी के बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार का दर्द बांटने हाथरस पहुंच गए। आरएलडी कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज हुआ। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। इन्होंने जाति का कार्ड खेला। हाथरस पर सियासत आज भी जारी रहेगी। आज आम आदमी पार्टी के नेता हाथरस पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी हाथरस की घटना के विरोध में देहरादून में सत्याग्रह करेगी। बिहार चुनाव को लेकर कल देर रात तक बीजेपी की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। देखिए पूरी खबर 1 मिनट। विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारा हो गया है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी 121 पर और जेडीयू 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 5 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगी। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कल देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में काफी देर तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा, शाहनवाज हुसैन, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव ने भी उम्मीदवारों के चयन पर माथापच्ची की। इससे पहले रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी एनडीए में बनी रहेगी। साथ ही चुनाव के बाद सिर्फ बीजेपी को समर्थन की बात कही गई। इन सभी से अलग मुकेश सहनी की पार्टी ने बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो निर्णय लिए हैं, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन भी अपनी तैयारियां तेज कर रहा है। आज कांग्रेस क्या करने जा रही है, 1 मिनट में ये जानिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी करेगी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होगी। माना जा रहा है कि इसी दौरान उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि विपक्षी महागठबंधन ने सीटों को लेकर स्थिति पहले से साफ कर दी है। बिहार में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ेगी। सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें दी गई है। महागठबंधन इसकी औपचारिक घोषणा कर चुका है। आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम चुनाव लड़ेगी, जबकि तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व करेंगे। हम लोगों ने बिहार के तरक्की के लिए एक मजबूत विकल्प बिहार की जनता के सामने रखा है। नेशनल लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट शूटर श्रेयसी सिंह भी सियासत के मैदान में है। ये पूरी खबर 1 मिनट में। शूटर श्रेयसी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी हैं।
श्रेयसी ने बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद श्रेयसी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में मैं उनके साथ हूँ और बिहार को एक पूर्ण विकसित राज्य बनाने में उनका हाथ मजबूत करूंगी। 29 वर्षीय श्रेयसी के काफी दिनों से राजनीति में कदम रखने की चर्चा थी। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वो आरजेडी में शामिल हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि श्रेयसी इस बार चुनाव भी लड़ेंगी। ये बिहार के अमरपुरा या जमुई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। श्रेयसी की मां पुतुल कुमारी सांसद रह चुकी हैं। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में श्रेयसी ने गोल्ड मेडल जीता था। ये अर्जुन अवार्डी भी हैं। अब बारी सियासी पारी की है। चीन को जवाब देने के लिए भारत की सेना ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना साझा अभ्यास कर रही है। देश में सीडीएस पद बनाए जाने और उस पर जनरल विपिन रावत को नियुक्त किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब देश की थल और वायुसेना पूर्वी लद्दाख में संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में लेह के हवाई क्षेत्र में C-17S और C-130J सुपर हेरकुलिस विमान देखे जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास हाल ही में आए चिनूक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर चीन के साथ चल रहे संघर्ष में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध के दौरान भारतीय सेना को राशन और अन्य सामानों की आपूर्ति सही तरीके से हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। भारतीय सेना नियमित रूप से भारतीय वायुसेना को अपनी वास्तविक जमीनी स्थिति के बारे में अपडेट कर रही है और उन्होंने एलएसी पर आगे हालात बिगड़ने की स्थिति में संयुक्त रूप से कुछ ऑपरेशन की भी योजना बनाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नया क्या करने वाले हैं, ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन करेंगे। आज शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। रेस का मतलब रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंडिया फॉर सोशल एम्पावरमेंट है। इस दौरान सामाजिक बदलाव, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सशक्तिकरण पर विचार रखे जाएंगे। सम्मेलन 9 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की भावना से योजना बनाई है। उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में एक नेता के रूप में खड़ा होगा, बल्कि एक मॉडल के रूप में दुनिया को यह दिखाने के लिए भी होगा कि एआई को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कैसे निर्देशित किया जाए। और अब बात अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम मंदिर की। अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के लिए राम तीर्थ क्षेत्र को अब तक करीब 100 करोड़ रुपए का दान मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक इसके निर्माण की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन यानी 17 अक्टूबर से होगी। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में दान को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत छूट का प्रावधान किया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने इसमें किए डोनेशन पर टैक्स छूट देने का नियम बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र को देश से ही नहीं विदेश से भी दान मिल रहे हैं। इसके शुरुआती दानकर्ताओं में पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट भी शामिल हैं। कथावाचक मुरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए, महावीर पटना ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए दान किए हैं। शिवसेना की ओर से 1 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में लोग लगातार दान कर रहे हैं। दान में पैसों के अलावा सोना और चांदी भी है। भारत में 130 करोड़ लोग भी वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तय किया गया है कि किस तरह से ये वैक्सीन भारत की जनता तक पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद में कोविड वैक्सीन का ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखा। सरकार ने 40 से 50 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। सरकार का टारगेट है कि जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए। राज्यों को अक्टूबर के आखिर तक प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों की जानकारी भेजने की सलाह दी गई है। कोविड-19 वैक्सीन देने में पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करेगी और हर खरीद को ट्रैक किया जाएगा।
भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को पूरी सरकारी सहायता दी जा रही है। भारत कोविड-19 ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में काम करने की योजना नहीं बना रहा है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि वैक्सीन हर किसी को उपलब्ध हो। Our rough estimate and target would be covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021. और पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर यह कि बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या कर दी गई है। उत्तरी 24 परगना जिले में थाने के पास कल शाम उन्हें गोली मारी गई। राज्यपाल ने राज्य के डीजीपी को तलब किया है इस बाबत। वहीं बीजेपी ने घटना की सीबीआई से जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 4 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनीष शुक्ला बीती शाम पार्टी दफ्तर में जा रहे थे। उसी वक्त उन पर गोलियां चलाई गई। जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया वहां से टीटागढ़ पुलिस स्टेशन थोड़ी ही दूर पर है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री, डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। पिछले महीने राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया था। राज्यपाल ने कहा था कि तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल को पुलिस स्टेट में बदल दिया है।